कुछ बड़ी बातों पर डाल लेते हैं फिलहाल नज़र। और क्लियरली हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से यहाँ पे 1.5 माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर बाजार कुछ उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी 23,000 और 22,950 के इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी आप देखिए, हालांकि यहाँ पर फिलहाल 400 अंक ऊपर है और 49,491 के लेवल्स यहाँ बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स आप देखिए काफ़ी फ्लैट, लेकिन निचली तरफ से रिकवरी के बाद 76,019 तक के लेवल्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन में अगर हम देखें तो रियलिटी काउंटर्स में कुछ रौनक दिखाई दे रही है। यहाँ पर रेमंड गोदरेज जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईटी पर हालांकि आज के सत्र में हमें दबाव दिखाई दे रहा है और एलटीआई, माइंडट्री, टीसीए जैसे कुछ काउंटर्स, विप्रो भी हम देख रहे हैं यहाँ पर कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर विप्रो में हम देख रहे हैं फिलहाल 1.25% तक की तेज़ी है, लेकिन बाकी एलटीआई, माइंडट्री से कुछ काउंटर जहाँ पर हमें आज कमजोरी दिखाई दी, दबाव दिखाई दे रहा है। टैरिफ के ऐलान के बाद साफ तौर से जो फार्मा काउंटर्स हैं वहाँ पर फिलहाल हमें दबाव क्लियरली आता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स भी अगर आप एक बार देख लें तो मिड कैप इंडेक्स हम देख रहे हैं लगभग 700 अंक ऊपर है और 1.5% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स आप देखिए, यहाँ पे लगभग 370 अंकों की तेज़ी के साथ 2.5% की तेज़ी के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स भी हम देख रहे हैं कारोबार कर रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट से एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ, लेकिन मार्केट ब्रेथ भी इस बात का सबूत है कि किस तरह से हमें लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एडवांसेस आप देखिए 2054 फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। डिक्लाइंस यहाँ लगभग 574 हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो रियलिटी लगभग 2% इंडेक्स ऊपर हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है। पीएसयू बैंक भी अगर आप देखें, ये इंडेक्स भी हमें 1.25% ऊपर दिखाई दे रहा है। और आईटी और ऑटो कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां पर आज लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप एनर्जी बैंक देखें, अगर आप निफ्टी प्राइवेट बैंक का भी इंडेक्स देखें तो यहाँ पर भी हमें 1% तक की तेज़ी फिलहाल आती हुई दिखाई दे रही है। तो क्लियरली यहाँ पर एक रिकवरी का माहौल तो है। आईटी, फार्मा को अगर हम छोड़ दें तो क्लियरली जो मेजर सेक्टर्स हैं वहाँ पर हमें खरीदारी का एक रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मिड डे मार्केट का भी वक्त है और ऐसे में अंश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जो बड़ी बातें और मिड डे मार्केट के लिहाज से हमको बताएंगे। अंश, बताइएगा, ब्रॉडर मार्केट्स में तेज़ी है और ऐसे में रिकवरी हालांकि दिखाई दे रही है, लेकिन काफ़ी रेंज बाउंड है अंश। और निफ्टी रियलिटी अब तक का बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ सेक्टर। बिल्कुल, शुरुआत निफ्टी से करेंगे। अगर चार्ट पे देखें तो निफ्टी का ये छठवां सेशन है जब हमें लगातार एक साइडवेज कंसोलिडेशन नज़र आ रहा है। अभी 6 सेशन में देखें तो 22,700 से लेके 22,800, ये जो 100 पॉइंट का रेंज है, यहाँ पे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बनाया हुआ है। आज की रिकवरी भी देखें तो इसी रेंज के आसपास से काफ़ी अच्छी होती हुई नज़र आई है। फिलहाल निफ्टी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर फिर भी हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। अगर हम दूसरे सेक्टर इंडिसेस की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे आज निफ्टी रियलिटी इंडेक्स नज़र आता है और ये तीसरा सेशन है इस इंडेक्स का लगातार खरीदारी का। अगर यहाँ पे हम स्टॉक्स भी देखें, अगर इसका स्टॉक्स ले आते हैं, स्टॉक्स की लिस्ट यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें ब्रिगेड, रेमंड और गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे शेयर नज़र आ रहे हैं, जिसमें 3 से 4% की अच्छी खासी तेज़ी नज़र आ रही है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर हम स्टॉक्स देखें आईटी इंडेक्स में तो यहाँ पे हमें एलटीआई, माइंडट्री, टीसीएस और इन्फोसिस जैसे स्टॉक नज़र आ रहे हैं, जिसमें 1.5 से 2.5% की गिरावट होती हुई नज़र आ रही है। अब अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की लिस्ट भी देख लेते हैं। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक तो औरोबिंदो फार्मा का नज़र आ रहा है, 2.5% की गिरावट हो रही है। एक्चुअली यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन की थी कंपनी के एक प्लांट पे, जिसके चलते कंक्लूजन में यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन पाए गए, जिसके चलते हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिविटी बनती हुई नज़र आ रही है। आज की जो बिकवाली है इसमें भारी वॉल्यूम के साथ हो रही है, तो इन्वेस्टर्स का काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है औरोबिंदो फार्मा के साथ। इसके साथ साथ हम देखें तो टीसीएस और जाइडस लाइफ भी ऐसे स्टॉक है जो दोनों ही लगभग 2.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो भी भारी वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। अंश, पूरे मार्केट
मिड डे मार्केट के एक्शन को बताने के लिए। और चलिए यहाँ पर हमारे साथ आज के मेहमान भी जुड़ गए हैं। manasjaiswal.com से मानस जायसवाल हमारे साथ है। मानस, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और हालिया रिकवरी जो फिलहाल बाजार में दिखाई दे रही है, इसी पर बात करना चाहती हूँ सबसे पहले। अब सपोर्ट लेवल्स आप बाजार में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से कहाँ देख रहे हैं, पहले तो ये बता दीजिए मानस। गुड आफ्टरनून कविता जी। तो देखिए, ये सही है कि पिछले करीब 6-7 बार निफ्टी ने 22,800 22,700 पे सपोर्ट लिया है, तो उसके नीचे नहीं फिसल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव है मार्केट के लिए। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 22,700 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। लेकिन निफ्टी पे अभी भी रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं आया है, उसके लिए कम से कम 23,200 के ऊपर निकलना जरूरी है। अगर 23,200 के ऊपर निकलेगा तो ही आपको रिवर्सल के साइन देखने को मिलेंगे, और उसके बाद आपको 600 से 700 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है निफ्टी में। तो पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, बट फ्रेश खरीदारी एग्रेसिव होके 23,200 के ऊपर ही करेंगे। हालांकि बैंक निफ्टी में रिवर्सल के साइन है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपनी 20 ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर शायद 50,200 तक के आपको आने वाले समय में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों इंडाइसेस में एक अगर पिक करना हो तो बैंक निफ्टी पे खरीदारी करनी चाहिए 49,100 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समय देना होगा। 23,200 तक के लेवल्स पर आप फ्रेश बाइंग की यहाँ पर रणनीति अपना सकते हैं। ऐसे में काफ़ी सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट जो हम लोग देख रहे हैं, और क्लियरली बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बाज़ार में हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से थोड़ी सी रिकवरी और दमखम आता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा बैंकिंग पैक अगर मैं समझना चाहूँ तो आपका झुकाव ज़्यादा PSU बैंकों पर होगा या निजी बैंकों की ओर आपका झुकाव होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों ही इंडेक्स जो है लगभग 1.5 से 2% की तेज़ी पर यहाँ कारोबार कर रहे हैं। अब अगर दाव किसी को लगाना हो तो अपना रुझान सरकारी बैंकों की ओर रखें, या आपको लगता है कि निजी बैंकों की ओर रखने में समझदारी है? क्षेत्र में भी आपको थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होकर ट्रेड करना पड़ेगा। पूरे सेक्टर पे कॉल लेना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर हम HDFC बैंक देखें तो वहां पर स्ट्रेंथ दिख रही है। पिछले 3 दिनों से HDFC बैंक में हार्ट ऑफ हायर बॉटम्स इंटरडे चार्ट पे बन रहे हैं। तो प्राइवेट बैंक में अगर एक ट्रेड लेना हो तो HDFC बैंक पे होगा। 1704 के स्टॉप लॉस खरीदारी की जा सकती है 1770 के टारगेट के लिए। दूसरी तरफ अगर हम PSU की बात करें, जो छोटे PSU बैंक है वहां पर स्ट्रेंथ है। जैसे यूनियन बैंक की बात कर लीजिए या तो बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए, तो वहां पर स्ट्रेंथ है। इस स्पेस में अगर एक ट्रेड लेना हो तो यूनियन बैंक होगा, जहां पर 20 ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज रीगेन हो गया है। तो यूनियन बैंक पे 111 के स्टॉप लॉस से 120 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। राइट। फार्मा पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सवाल, लेकिन उससे पहले फार्मा पर 25% का टैरिफ लगाने के डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से भारत के फार्मा सेक्टर पर आखिर किस तरह का असर पड़ेगा, इस पर HSBC की एक रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट हमें समझना चाहिए। सबसे पहले हमारे साथ वरुण दुबे हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स लेकर रिपोर्ट की। तो वरुण, बताइए अब किस तरह से भारत पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है? तमाम फार्मा काउंटर्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इम्पैक्ट में है इस खबर से। देखिए, HSBC ने अगर आप देखेंगे तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है कि अगर 10% के आसपास का टैरिफ भी लगता है तो इस पे इंडियन फार्मा कंपनीज पे कितना इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, HSBC कहता है अपनी रिपोर्ट में कि यूएस में जितने भी ड्रग्स है उसमें से अगर आप देखेंगे तो 90% जो ड्रग्स है, जो प्रिस्क्रिप्शन वॉल्यूम होते हैं, वो दरअसल जेनरिक ड्रग्स का होता है। और जेनरिक ड्रग्स में भी जो वो इंपोर्ट करते हैं उसमें 60% के आसपास का तो भारतीय कंपनियों से इंपोर्ट करते हैं। तो भारत पे यूएस का डिपेंडेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और भारतीय कंपनी की कुल जो एक्सपोर्ट है यूएस में वो करीब $10 बिलियन के आसपास की है। यानी करीब जो एक्सपोर्ट भारतीय कंपनियां कुल करती है उसमें से 30% के आसपास जो है वो दरअसल यूएस में जाता है। और यूएस से इंडिया इंपोर्ट भी करता है मेडिसिन करीब $1 बिलियन के आसपास की, यानी कि 1/10 जो ये एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि उस पर इंडिया जो है वो करीब 10% के आसपास के टैरिफ जो है वो लगाते हैं। और जो इंडियन कंपनीज है इनके कुल रेवेन्यूज़ में से करीब 10 से 50% के आसपास का अगर आप देखेंगे तो वो यूएस के मार्केट्स में एक्सपोर्ट होता है। खासकर जाइडस लाइफ में देखिए 47%, डॉक्टर रेड्डीज है, सन फार्मा है, सिप्ला है, ये जो दिग्गज कंपनियां हैं इनका यूएस में एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। अब HSBC का ये कहना है कि ये मान के चल रहे थे कि FY26 में 10 से 60% के आसपास के जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो दरअसल यूएस में होंगे इंडियन कंपनीज के। और अगर 10% के आसपास का भी टैरिफ लगाया जाता है तो भारतीय कंपनियों के EPS पे 1 से लेके 6.5% के आसपास का इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है। खासकर ऑरबिंदो फार्मा जैसी कंपनी अगर आप देखेंगे तो, डॉक्टर रेड्डीज को अगर आप देखेंगे तो, जाइडस लाइफ को अगर आप देखेंगे तो करीब 6-6.5% के आसपास का EPS इम्पैक्ट जो है इन कंपनियों पे होगा। और
सिप्ला जैसी कंपनी को अगर आप देखेंगे तो सन फार्मा तो 3 से 4% के आसपास का इम्पैक्ट यहाँ पे भी होगा। ये इनका 10% पे कहना है। अगर 25% हो गया तो आप समझिए यहाँ से दुगना या उससे ज़्यादा का इम्पैक्ट जो है इन कंपनियों के ईपीएस पे हो सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल कहा है कि 25% का टैरिफ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे ये नहीं कहा है। अगर ग्लोबली सब पे लगाया तो जाहिर सी बात है थोड़े इसके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ा नेगेटिव शायद इंडियन कंपनीज के लिए हो सकता है, इनके ईपीएस पे इम्पैक्ट हो सकता है, ये एचएसबीसी कह रहा है। इसके लिए आप देख रहे हैं इन स्टॉक्स में इस खबर के बाद अच्छी खासी गिरावट भी देखने मिली। शुक्रिया वरुण, आपने काफ़ी विस्तार से ये पूरी रिपोर्ट को समझाया। और मानस, भले ही हम देख रहे हैं कि ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है जो लिया हुआ है, बट इम्पैक्ट समझना बहुत ज़रूरी होगा। अब किस तरह से आप देखिए, स्टॉक्स तो प्रेशर में आ ही चुके हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को अब हम रणनीति के लिहाज से कैसे समझें, और जो एक्शन भी लिया गया है उसके लिहाज से अब कैसे समझें? क्या कोई व्यू फिलहाल बनाने से हमें हटना चाहिए, क्योंकि मामला अभी गर्म है पूरी तरह से? जब तक ये हकीकत का रूप नहीं ले लेता है तब तक थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए। ठीक है, फ्रेश बाइंग तो मत ही कीजिए अगर नहीं करना चाहते, लेकिन जो कर चुके हैं वो भी क्या करें, क्योंकि वो भी अब इम्पैक्ट देख रहे होंगे और आने वाला समय कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, पहले से ही जितने फार्मा स्टॉक अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे तो वहां पर वीकनेस दिख रही थी पिछले करीब 15-20 दिनों में। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम ज्यादातर फार्मा स्टॉक बना रहे थे। आज एक खराब न्यूज के चलते गैप डाउन के बाद लोअर लेवल पे फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। जितने फार्मा स्टॉक है अगर आप सबके चार्ट देख लीजिए तो लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। मेरा समझना ये है कि अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन कल परसों या तो पिछले एक हफ्ते में बनाया था तो उसके लिए आज के लो की बहुत इंपॉर्टेंस है। आज के लो पे स्टॉप लॉस लगा के फार्मा स्टॉक में बने रहना चाहिए, और अगर वो लो नहीं ब्रेक करेगा तो शायद फार्मा स्टॉक्स में आपको थोड़ी रिकवरी और देखने को मिल सकती है। तो मानस, यहाँ पे काउंटर्स आपके कौन कौन से होंगे जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? ठीक है, आज के लो को आप स्टॉप लॉस बनाकर लॉन्ग बने रह सकते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फिलहाल इस लो में किसी को अगर खरीदारी करनी हो तो? देखिए, मेरे हिसाब से खरीदारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आज के लो के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, और खरीदारी तब तक ना करें जब तक क्लियरिटी ना आ जाए। और चार्ट्स पे भी, मैं केवल न्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, चार्ट्स पे भी क्लियरिटी नहीं है, खरीदने के मौके को खरीदने का इंडिकेशन नहीं है, कहीं रिवर्सल का साइन नहीं है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करिए खरीदारी करने के लिए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग है वहां पर आप आज के लो के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बढ़िया। चलिए, इसके साथ साथ थोड़ा सा फूड डिलीवरी काउंटर्स की बात कर लेते हैं, जहां पर हमें अच्छा खासा रुझान दिखाई दे रहा है। बताइए इस ट्रेंड को कैसे भुनाया जाए, मानस? तो देखिए, फूड डिलीवरी की बात करें तो जोमेटो और स्विगी की जो मेन काउंटर्स है अगर हम उनकी बात करें, इन दोनों में अगर एक स्टॉक पिक करना हो बाउंस बैक के लिए, अभी रिवर्सल के साइन मीडियम टर्म चार्ट पे नहीं है, लेकिन अगर एक बाउंस बैक प्ले करना हो तो वो जोमेटो के साथ होगा। जोमेटो पे करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक ने 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, 200 डे मूविंग एवरेज को आज टेस्ट किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक छोटे से डिप पे 230 रुपए के आसपास है, तो वहां पर 224 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है, और 240 से 245 के टारगेट सेट किए जा सकते हैं। 40 तक के टारगेट्स यहाँ पर जोमेटो में दिए जा रहे हैं। एक ऑफ द रेडार सवाल पूछ लेती हूँ, मानस, यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का भी आगाज हो गया है। हालांकि भारत कल खेलने वाला है बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला खेला जाएगा। कितने एक्साइटेड हैं आप इसको लेकर? मेरे ख्याल से मार्केट्स एंड क्रिकेट, ये जो एक्साइटमेंट भरते हैं ना हम की हमारी लाइफ में, ये किसी की तुलना नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, काफी समय के बाद कोई अच्छी कंपटीशन आने वाला है क्रिकेट के टाइम में, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, और शायद इसीलिए जोमेटो, स्विगी और जुबिलेंट फूड जैसे स्टॉक आज चमक रहे हैं। मैंने जोमेटो पे रिकमेंडेशन दिया, मेरे ख्याल से जुबिलेंट फूड भी एक ऐसा स्टॉक है जो करंट लेवल से रिकवरी दिखा सकता है। शायद आपको 740 तक के भाव भी जुबिलेंट फूड में देखने को मिल जाए। तो अगर हम इस थीम पे जाएं तो ये दो स्टॉक जोमेटो और जुबिलेंट फूड पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के साथ साथ अगर आप चैंपियन कमाई भी करना चाहते हैं तो मानस ने यहाँ पर आपको फूड डिलीवरी जैसी थीम दे दी है, पकड़ सकते हैं आप जुबिलेंट फूड्स, जो कि यहाँ से लगभग 740 तक का टारगेट दिया जा रहा है। जोमेटो 240-245 बता रहे हैं मानस कि आप इस पर जो है बने रह सकते हैं खरीदारी के लिहाज से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमें